गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। देखिए आज हम पाठ 12 प्रारंभ कर रहे हैं। पाठ 12 है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। इस वर्ष सिलेबस से नहीं हटा गया है इसको, और ये पाठ इस वर्ष 6 नंबर का आने वाला है। पाठ के प्रारंभ में पर्यावरण के बारे में या प्रकृति के बारे में कुछ सामान्य अध्ययन करते हैं। देखिए प्रकृति में, एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में दो प्रकार के घटक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो होते हैं जैविक घटक और एक होते हैं अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक मिलकर के संपूर्ण पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैविक घटकों में आते हैं सजीव प्राणी और अजैविक घटकों में आते हैं निर्जीव प्राणी। ये जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं ये परस्पर एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, और जब इनकी संख्या एक स्तर तक निश्चित बनी रहती है तो पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब मानव अपनी स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण इस पर्यावरण का हनन करता है, प्राकृतिक संसाधनों का हनन करता है, तो उस समय होता क्या है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाने पर हमें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हमारे ऊपर आने लग जाती हैं, जिससे हमें बहुत भारी क्या होता है, नुकसान होता है। प्राकृतिक संसाधनों में हम जहां तक बात करें पेड़ पौधों की, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की, पक्षियों की बात करें, तो इनके संरक्षण का उदाहरण प्राचीन काल से ही मिलता हुआ आया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो भी इस प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते थे। अनेक उदाहरण हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि वो प्राचीन काल में ऋषि मुनि थे, वो अनेक प्रकार से इस पर्यावरण का संरक्षण करते थे। पेड़ पौधों को देवता तुल्य मानना, उनमें जल देना, उनकी सही तरीके से देखभाल करना, अनेक प्रकार के जंतुओं की पूजा करना, जैसे कि गाय को मां का स्वरूप मानना, अन्य पक्षियों की अनेक तरीके से पूजा करना, सर्प को देवता मानना, जिससे क्या है कि हम उन पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और हम उन्हें खत्म होने से बचा सकें, उनका दोहन होने से बच सके वो। तो ये अनेक प्रकार के उदाहरण हमें ऋषि मुनियों से मिलते हैं। यदि हम प्राचीन ग्रंथों को उठाकर देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रकृति के संरक्षण के अनेक उदाहरण हम देख पाते हैं। अब जब ऋषि मुनि हुआ करते प्राचीन काल में, आज से कई हजार वर्ष पूर्व प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे, ना ही इतनी प्राकृतिक आपदाएं आती थी, और पर्यावरण भी शुद्ध था। क्यों? क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी, और जब जनसंख्या कम थी तो प्रकृति का दोहन नहीं होता था। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हुई है, उसी प्रकार से मानव ने इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ा दिया है, और जब इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ा दिया है तो प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जिससे हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आज सामने आ रही हैं। बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, या फिर अन्य कई प्रकार के चक्रवात जैसी आपदाएं हमारे सामने आती हैं, जिससे अपार जन और धन की क्या होती है, हानि होती है। तो मुख्य रूप से बात यह आती है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए। यह हुई कुछ सामान्य बातें आज पाठ के बारे में। अब बात करते हैं अपन प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण की। देखिए आपने छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाले ऐसे संसाधन जिनका हम सीधे ही उपयोग करते हैं और उन संसाधनों में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा उन संसाधनों में बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए हुए हम उनका सीधे ही उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं
किसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए सबसे पहले आता है विकास एवं प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। किसके आधार पर? विकास एवं प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। दूसरे आते हैं उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। कौन से दूसरे? उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। और तीसरे आते हैं भंडारण एवं वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। तो तीन आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। दोबारा देख लें, विकास एवं प्रयोग के आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, और भंडारण एवं वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। चलो तीन प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, लेकिन इन तीनों प्रकारों को पुनः दो दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। देखिए सबसे पहले है विकास एवं प्रयोग के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संसाधन और नंबर दूसरे होते हैं संभाव्य संसाधन। नंबर एक वास्तविक संसाधन और नंबर दूसरे कौन से होते हैं? संभाव्य संसाधन। देखिए वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं? देखिए वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी संरचना का और मात्रा का हमें पता होता है कि प्रकृति में कितनी मात्रा में संसाधन पाए जा रहे हैं। तो ऐसे संसाधन जिनकी संरचना का और मात्रा का हमें पता होता है और उन संसाधनों का हम वर्तमान में उपयोग कर रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं? वास्तविक संसाधन होते हैं। जैसे कि जर्मनी में कोयले की मात्रा, कि जर्मनी में कोयला कितना पाया जाता है। दूसरी बात आती है पश्चिम एशिया में खनिज तेल के कुएं, और एक आती है इसमें बात कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी। ये तीनों उदाहरण किस में आते हैं? वास्तविक संसाधनों में आते हैं। एक आते हैं संभाव्य संसाधन। देखिए संभाव्य संसाधन वो होते हैं कि जिनकी मात्रा और संरचना का हमें पूर्ण रूप से पता नहीं होता है, केवल संभावना व्यक्त की जाती है। वो कौन से होते हैं? संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें कि आज से 20 वर्षों पूर्व पवन चक्की को केवल संभाव्य संसाधन के रूप में हम मानते थे कि कभी पवन चक्की भी काम में आ सकती हैं, लेकिन आज हम इन पवन चक्कियों का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं और हमारे लिए या पर्यावरण के लिए एक प्रकार से हितैषी भी साबित हो रही हैं, क्योंकि पवन चक्कियों का उपयोग करने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं होता है। क्योंकि पवन चक्कियों को चलाने में किसका उपयोग होता है? पवन का उपयोग होता है। पवन ऊर्जा का अर्थात हवा का उपयोग किया जाता है, और पवन चक्कियों को चला करके हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। कुओं से जल खींचने में इसका अपन काम में ले सकते हैं। दूसरी बात आती है लद्दाख में यूरेनियम के भंडार। देखिए लद्दाख जो है भारत का जो हिस्सा है, लद्दाख में यूरेनियम के काफी भंडार हैं। इन लद्दाख में यूरेनियम के भंडारों को एक संभाव्य संसाधन रूप में पहचाना जाता है कि आगे आने वाले निकट भविष्य में ऊर्जा प्राप्ति का एक मुख्य स्रोत होगा, और वो कौन होगा? यूरेनियम। क्या होगा? तो आपके दोनों संसाधन हो चुके हैं वास्तविक और संभाव्य। अगली बात करते हैं उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। देखिए उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैव संसाधन, एक होते हैं अजैव संसाधन। एक होते हैं जैव और दूसरे कौन से होते हैं? अजैव संसाधन। बात करते हैं जैव संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जिनमें सजीव प्राणी सम्मिलित किए जाते हैं, या ऐसे संसाधन जिनमें समस्त जीवित प्राणियों को लिया जाता है, सजीव प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है, वो कौन से होते हैं? जैव संसाधन होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य किस में आते हैं? जैव संसाधनों में आते हैं। बात करें अजैव संसाधनों की, तो ऐसे संसाधन जिनमें निर्जीव वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, कौन से होते हैं? अजैव संसाधन होते हैं। जिनमें निर्जीव वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, वो कौन से होते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु है, प्रकाश है, जल है, मृदा है, ये सब किस में आते हैं? अजैव संसाधनों में आते हैं। बात करें भंडारण एवं वितरण के आधार पर, तो देखिए भंडारण और वितरण के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सर्वव्यापक संसाधन और एक होते हैं स्थानिक संसाधन। नंबर एक तो होते हैं सर्वव्यापक प्राकृतिक संसाधन और नंबर दो होते हैं स्थानिक प्राकृतिक संसाधन। बात करें कि सर्वव्यापक प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं,
देखिए, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो सभी स्थानों पर व्यापक रूप से पाए जाते हैं, मिल जाते हैं, वो कौन से होते हैं? सर्वव्यापक। सर्व मतलब सभी स्थान पर मिलने वाले, सर्व मीन्स सभी स्थानों पर मिलने। आप कहीं पर चल जाइए पृथ्वी पर, आपको सभी स्थान पर क्या मिलेगी? हवा मिलेगी। नहीं मिलेगी हवा? तो वायु कैसा है? सर्वव्यापक प्राकृतिक संसाधन है। स्थानिक, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? स्थानिक प्राकृतिक संसाधन। स्थानिक अर्थात एक विशेष स्थान पर जो पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? स्थानिक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे कि तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, क्या ये सभी स्थानों पर मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। इनकी कुछ स्थानों पर ही खाने पाई जाती हैं। क्या अपने यहाँ पर पृथ्वी से तांबा निकलता है? नहीं निकलता है। स्वर्ण निकलता है? नहीं निकलता है। ये विशेष स्थान पर पाई जाती हैं। तो ये क्या है? स्थानिक प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। एक बार पुनः देखें, प्राकृतिक संसाधन 3 आधार पर बांटे गए हैं। पहला है विकास एवं प्रयोग के आधार पर, नंबर 2 है उद्गम एवं उत्पत्ति के आधार पर, और नंबर 3 है भंडारण और वितरण के आधार पर। विकास एवं प्रयोग के आधार पर 2 भाग होते हैं, नंबर 1 वास्तविक संसाधन और नंबर 2 संभाव्य संसाधन। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और भंडारण एवं वितरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। प्रॉब्लम किसी के लिए? आगे बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को सरलता से समझने के लिए, ये तो जटिल पूरा चार्ट हो गया पढ़ने के लिए अपन के लिए, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को सरलता से समझने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइडेड किया जाता है, और उन 2 भागों को ही आप पुरानी कक्षाओं से पढ़ते हुए आए होंगे। आपने कहीं पर भी ये वर्गीकरण नहीं पढ़ा होगा अब तक, लेकिन पिछली कक्षाओं में जो अपन सरलता से पढ़ते हैं कि सब प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, यही पढ़ते हुए आए। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक आता है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और एक आता है अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। एक तो होते हैं नवीकरणीय और एक होते हैं अनवीकरणीय। एक तो कौन सा होता है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा हो गया अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए नवीकरणीय क्या होते हैं और अनवीकरणीय क्या होते हैं। देखिए, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग कर लेने के पश्चात उनका हम पुनः भी उपयोग कर सकते हैं, या ऐसे संसाधन जिनका एक बार खत्म हो जाने पर पुनः प्राप्ति संभव होती है, वो कौन से होते हैं? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इनकी मात्रा प्रकृति में असीमित होती है, हम इनका कितना भी उपयोग करें ये खत्म नहीं होते हैं, अर्थात इनका नवीनीकरण रिन्यू हो जाते हैं, पुनः प्राप्ति संभव होती है इनकी। जबकि अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा प्रकृति में कैसी होती है? सीमित होती है। यदि हम इनका एक बार दोहन कर लेते हैं, एक बार अधिक उपयोग कर लेते हैं और ये खत्म हो जाते हैं, तो इनकी पुनः प्राप्ति संभव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है बनने में। यदि एक बार प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाए अनवीकरणीय, तो इनके पुनः निर्माण में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। इसलिए अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं इनकी मात्रा प्रकृति में कैसे रहती है? सीमित रहती है। जैसे बात करें नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों की, तो हवा है, प्रकाश है, जल है, ये कैसे हैं? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य का प्रकाश है, कितना उपयोग कीजिए, क्या कम होगा? वो नहीं। हवा है, हवा काफी मात्रा में, तो ये कैसे होते हैं? नवीकरणीय होते हैं। जबकि अनवीकरणीय में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, ये कैसे हैं? अनवीकरणीय हैं, क्योंकि इनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों में होता है। यदि इनका हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, और हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनको वो इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, वो इनके लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए विज्ञान क्या कहती है आपसे? विज्ञान आपसे ये कहती है कि आपको इन अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करना चाहिए, जहां तक संभव हो वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए।
अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस कदर से करें कि ताकि हम भी इनका उपयोग कर सकें और हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इनका सही तरीके से उपयोग कर सकें और इनके उपयोग से, इनके लाभों से कोई वंचित नहीं रह सके। ठीक है भाई, तो ये हुए आपके दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। देखिए अगला पॉइंट आता है आपके इस पाठ का, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के अंतर्गत इस पाठ में हम इन 5 पॉइंटों का अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट है न्यायसंगत उपयोग एवं संरक्षण। नंबर दूसरा आता है संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। नंबर 3 आता है संसाधनों के संरक्षण के उपाय। नंबर 4 है वन संरक्षण एवं प्रबंधन और नंबर 5 है सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की, को सामान्य बात करते हैं। देखिए मनुष्य जो है, देखिए प्रकृति का सबसे मुख्य जो घटक निकल के आता है वो मनुष्य आता है। जो भी अच्छा या बुरा करता है प्रकृति के साथ में वो कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। अर्थात संपूर्ण प्रकृति किस पर निर्भर है? मनुष्य पर। यदि मनुष्य चाहे प्राकृतिक संतुलन बना सकता है, मनुष्य चाहे उसको बिगाड़ सकता है। लेकिन आज का मनुष्य इतना सेल्फिश है, इतना स्वार्थी है कि प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता हुआ जा रहा है। किसके लिए? अपनी जीविका के उपार्जन के लिए, अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह करने के लिए, अपने ऐश और आराम के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, उनको सही तरीके से, उनका समुचित तरीके से नियोजन नहीं किया जा रहा है। तो मनुष्य अपनी जीविका को उपार्जन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन कर रहे हैं। जनसंख्या इस कदर बढ़ती हुई जा रही है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना असंभव हो रहा है। और इस सब के लिए वो किस पर डिपेंड होते हुए जा रहे हैं? प्रकृति पर। अनेक प्रकार की आवश्यकताएं जैसे कि लकड़ी प्राप्त करना है, जल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, अपने आवास का निर्माण है, फैक्ट्रियों का निर्माण है, या जो भी अपन कार्य कर रहे हैं उस सब में किसी न किसी तरीके से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक जो हैं उनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है, जिससे हमारे लिए अप्रत्यक्ष रूप से हानि हो रही है। दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आपके लिए हानि हो रही है। जैसे कि वातावरण में लगातार O2 और CO2 का असंतुलन उत्पन्न होना, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा घटती जा रही है और CO2 गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है। वैश्विक तापमान का बढ़ना, जैसे अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने आ रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव की समस्या हमारे सामने आ रही है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, ओजोन अपक्षय की समस्या हमारे सामने आ रही है। ये सब क्यों आ रही है? क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों में पेड़ पौधों का क्या कर रहे हैं? एनियन तरीके से काट रहे हैं उनको, जिससे हमारे सामने ये समस्या आकर के खड़ी हो रही है। इसी क्रम में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सबसे पहला पॉइंट हम यहां पर ले रहे हैं न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण। देखिए न्याय संगत उपयोग और संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे अहम बात यह आती है निकल करके कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन प्राकृतिक संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से, न्याय संगत तरीके से और विवेकपूर्ण ढंग से हमें उपयोग करना चाहिए। न्याय संगत तरीके से करें, अन्याय नहीं करें किसी भी घटक के साथ में। विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें, उसका योजनाबद्ध तरीके से उसका उपयोग करें, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को खत्म होने से बचाया जा सके। हमें उन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए ताकि उनकी प्राप्ति लंबे समय तक बनी रहे। अब सर आप ये कह रहे हैं कि हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन रक्षा का मतलब यह भी नहीं होता है कि हम उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने में कंजूसी करें। नंबर 2, हमें यह भी नहीं करना चाहिए कि हमें किसी प्राकृतिक संसाधन की बहुत अधिक महती आवश्यकता पड़ रही है
और हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, चाहे हमारे सब काम बिगड़ रहे हैं इसके लिए, लेकिन हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इनका उपयोग करें, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। यदि हमें बहुत अधिक आवश्यकता है तो हमें उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लेना चाहिए। ये नहीं कि बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर भी हम उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करें। करना चाहिए यदि हमें आवश्यकता है, तो ये नहीं है कि हमें आवश्यकता पड़ रही है फिर भी उनका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाले निकट भविष्य में हम इनका उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आवश्यकता है, आवश्यकता का उपयोग करना चाहिए, उनका कंजूस नहीं करनी चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग न कर उनकी रक्षा की जाए, ये कोई जरूर नहीं है। यदि आवश्यकता है तो हमें महत्तम रूप से उनका उपयोग अवश्य करना चाहिए, लेकिन सीमित तरीके से। कैसे करेंगे? सीमित तरीके से, असीमित तरीके से उनको उपयोग नहीं करेंगे। और जब हम इस तरीके से सीमित तरीके से उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना सीख जाएंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का विद्रोहन आसानी से रुक जाएगा, वो नष्ट होने से बच जाएंगे, हम भी उनका उपयोग कर पाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग आसानी से कर सकेंगे। ठीक है भाई। दूसरी चीज आती है संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। देखिए, मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से जो उपयोग के लिए जो निर्भर होता है वो होता है प्राकृतिक संसाधनों पर। अपनी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति जो करता है वो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वो किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधनों पर। चाहे वो इस चीज को माने नहीं, स्वीकार नहीं करता है मनुष्य कि मैं पूर्ण रूप से ही प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हूं। वो कहता है मैं फलानी चीज कहां से बाजार से लेकर आया हूं, हम इनका उपयोग बाजार से ज्यादा कर रहे हैं। हो सकता है कि बाजार में आने वाली वो चीज भी किससे निर्मित हो? प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित हो। एक तो हम प्रकृति से डायरेक्ट लकड़ी उठाकर ला रहे हैं, अपन जला रहे हैं घर पर ला करके। लकड़ी अपन लेकर आए जंगल से, प्राकृतिक संसाधन श्रेणी में ही है। एक हम बाजार से किसी ऐसे उत्पाद को लाते हैं कि उस उत्पाद को बनाने में भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों कोई हाथ है। तो यदि हम उन चीजों का बाजार से लाकर ज्यादा उपयोग करेंगे तो उनकी भी खपत ज्यादा बढ़ेगी, तो भी प्रकृति का ही नुकसान होगा। आज से 100 वर्ष पहले जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन आज हम देखें तो जनसंख्या 5 अरब से ऊपर पहुंच चुकी है। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है तो क्या प्राकृतिक संसाधन भी इस तरीके से बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन जिस तरीके से जनसंख्या ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा घटती जा रही है। जनसंख्या का ग्राफ तो ऊपर बढ़ रहा है लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का ग्राफ नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती हुई चली जाएंगी। जब उनकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो क्या होगा? कहां से आवश्यकता पूर्ति करेंगे? अपन प्रकृति से प्राप्त करेंगे। भाई रहने के लिए मकान चाहिए तो अपन आवास बनाएंगे, जमीन को घेरेंगे। जिस स्थान पर अपन खेती कर रहे हैं वहां पर क्या बनाएंगे? मकान बनाएंगे। खेती के लिए जगह कम पड़ जाएगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी अनेक प्रकार के उत्पादों की आवश्यकता पड़ेगी। जब आवश्यकता पड़ेगी तो अनेक प्रकार के नए नए कल कारखाने खोले जाएंगे। कल कारखाने कहाँ स्थापित होंगे? जमीन पर स्थापित होंगे। खेती बाड़ी के लिए जमीन कम पड़ेगी अपन के लिए। साथ में ही जिस स्थान पर कल कारखाने स्थापित किए जाएंगे, जिस स्थान पर घर बनाए जाएंगे, उन स्थानों पर जो भी पेड़ पौधे आएंगे वो उन सारे पेड़ पौधों को हम काट कर क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। जिससे क्या होता है? उसके फलस्वरूप वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती हुई चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती हुई चली जाती है। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार हम क्या कर रहे हैं? साधनों का उपयोग कर रहे हैं। व्हीकल, मोटर व्हीकल ले रहे हैं अपन, मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं, नई 4 व्हीलर गाड़ी निकाल रहे हैं। तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा साधन अगर निकलेंगे तो उनके लिए डीजल पेट्रोल सब चीज़ ज़्यादा चाहिए, नहीं चाहिए? तो ज़्यादा उपयोग हो डीजल पेट्रोलियम का। और सब डीजल पेट्रोलियम कोयला वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं? अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों में आती है, जिनकी मात्रा ऑलरेडी पहले से ही सीमित है पृथ्वी पर। जब उनका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो संसाधन शीघ्र क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करना चाहिए ताकि हम उनका लंबे समय तक उपयोग कर सकें। हमें उनकी संख्या का पता होना चाहिए, उनकी मात्रा का पता होना चाहिए कि प्रकृति में इन संसाधनों की मात्रा कितनी है, और उसी प्रकार से फिर हमें उनका उपयोग करना चाहिए। और अधिक से अधिक
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए कि जिससे प्रकृति पर उनका दुष्प्रभाव न पड़े और हम और समस्त मानव समाज, समस्त पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु कैसे रहें, स्वस्थ रहें, आराम से रह सकें, सभी इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें संसाधनों के संरक्षण के उपाय। और संसाधनों के संरक्षण के उपाय, वन संरक्षण प्रबंधन और सामाजिक वानिकी का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।